अमीरों का माल लूटना और गरीबों में तकसीम करने का जिक्र तो 14वीं सदी का एक करदार रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी नॉटिंघमशायर शेरवुड के जंगलात में रहता था। वो एक आम शहरी था, लेकिन नॉटिंघम के बदकमाश शेरिफ ने इसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली थी, जिसकी वजह से वो डाके डालने लगा था। इसके बारे में कई नावल लिखे गए और बहुत सी फिल्में भी बनाई, मगर फिर भी इसके बारे में ये बहस मौजूद है कि वो हकीकी जिंदगी में वजूद रखता भी था या नहीं। तहम ऐसा ही एक करदार हिंदुस्तान में भी गुजरा, जो रवायत के मुताबिक अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। ये करदार था सुल्ताना डाकू, जिसे 1924 में तख्तादार पर लटका दिया गया था। सुल्ताना डाकू के अकीदे के मुतल्लिक कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। बेशतर लोगों के नजदीक वो मुसलमान था, जबकि मौरखीन ने इसे हिंदू अकीदों का पैरोकार बताया है, क्योंकि वो बातों कौम से ताल्लुक रखता था जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थी। सुल्ताना और इसके गिरोह के लोग जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सब के सब जराइम पेशा थे। सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सजा के तौर पर यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले में कैद किए गए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अफराद कैद से फरार होने लगे और उन्होंने भातो कौम ही के एक शख्स बालमकंद की क़यादत में चोरी चुकारी की वारदातें करना शुरू कर दी। बालमकंद एक दिन अपने जाम में मालूफ खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ बैठा और इसकी गोली का निशाना बन गया, जिसके बाद इस गिरोह की क़यादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना इब्तिदा में छोटी मोटी चोरी चुकारी करता था। उर्दू के पहले जासूस नावल और अपने जमाने के मशहूर पुलिस अफसर जफर उमर इसे एक मरतबा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे, जिस पर उन्हें 5,000 रुपए का इनाम मिला। जफर अख्तर की साहबजादी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब है हम में लिखा है कि जफर उमर ने सुल्ताना को एक रूबरू मुकाबले में गिरफ्तार किया था। इस वक्त सुल्ताना पर सवाए चोरी चुकारी के कत्ल का कोई इल्जाम न था, इसलिए इसे महज 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जफर उमर ने इसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाली रकम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दी थी। बादशाह जफर उमर ने उर्दू में कई जासूसी नावल तहरीर किए, जिनमें पहला नावल नीली छतरी था और इसकी कहानी का महवर सुल्ताना डाकू ही था। दोस्तों, सुल्ताना डाकू का तरीका वारदात क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को असरनो मुनज़्ज़म किया और इसने नजीबाबाद और सहारनपुर के सरकर्दा लोगों से राब्ते उस्तवार किए और अपने काबिल एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर डाके मारना शुरू कर दिए। इसे अपने मुखबरों के जरिए मालदार असामियों की खबर मिलती। सुल्ताना हर डाके की मंसूबाबंदी बड़ी एहतियात के साथ करता और हमेशा कामयाब लौटता। अपने जमाना के मशहूर शिकारी जिम कार्बेट ने अपनी कई तहरीरों में सुल्ताना का जिक्र किया। जफर उमर के मुताबिक सुल्ताना डाकू बड़े निडर तरीके से डाका डालता और हमेशा से पहले ही लोगों को मुतला कर देता था कि मां बदौलत तशरीफ लाने वाले हैं। डाके के दौरान वो खून बहाने से हद्दुल मकदूर गुरेज करता, लेकिन अगर कोई शिकार मजामत करता, इसे या इसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता, तो उसे कत्ल करने में दरेक न करता। यह भी मशहूर है कि वो अपने मकतूलीन या मुखालफिन के हाथ की 3 उंगलियां भी काट डालता। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथों सताए हुए गरीब अवाम इसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगते और वो भी जिस इलाके से माल लूटता वहीं के जरूरतमंदों में तकसीम करवा देता। सुल्ताना की डकैतियों का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो ये सूरत हाल ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सकते थे। पहले तो उन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के जरिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबरों और गरीब देहातियों की मदद के बायस वो अपने इरादों में कामयाब न हो सके। बिलाखिर अंग्रेजों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया से फ्रेड यंग नामी एक तजर्बाकार अंग्रेज पुलिस अफसर को इंडिया बुलाने का फैसला किया। फ्रेड यंग ने हिंदुस्तान पहुंचकर सुल्ताना की तमाम वारदातों का तफसीली मुताला किया और इन वाक़यात की तफसील मालूम की। जब सुल्ताना और इनके गिरोह के अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकलने में कामयाब होते, फ्रेड यंग को यह नतीजा निकालने में ज्यादा देर न लगी कि सुल्ताना के कामयाबी के राज इसके मुखबरों का जाल है, जो महकमा पुलिस तक फैला हुआ है। और वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस अफसर सुल्ताना का खास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश पर खबर उस तक पहुँचा देता। इससे कबल के पुलिस सुल्ताना के ठिकाने का पता लगाती अपने बचाव की तदबीर कर लेता। फ्रेड यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी जहानत से मंसूबा साजी की। सबसे पहले तो इसने मनोहर लाल का तबादला एक दूर दराज के इलाके में करवा दिया। फिर नजीबाबाद के अमायदीन की मदद से सुल्ताना के एक काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुर्रज़ाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया।
سلطانہ منشی عبدالرزاق پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ سلطانہ کی جائے پناہ نجیب آباد کے نواحی علاقے جنگل میں واقع تھی، جسے کجری بن کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور درندوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی کمین گاہ جنگل کے ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی۔ سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا اور اس کے چھریرے بدن کی وجہ سے اسے دیکھنے والا کوئی شخص بھی جان پہچان نہ پاتا۔ فریڈ ینگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں تھا اور دوسری جانب اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریڈی ینگ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے ہی سے چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو سیمل پیرس نامی ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے بھاگنا چاہا مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ گرفتار ہو گیا۔ آپریشن کی نگرانی فریڈ ینگ کر رہے تھے، جنہیں اس کارنامے کے بعد ترقی دے کر بھوپال کا IG جیل خانہ جات تعینات کر دیا گیا۔ فریڈ ینگ سلطانہ کو گرفتار کر کے جیل لے آئے جہاں اس پر مقدمہ چلایا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔